हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। मैं हूँ लक्ष्मी पांडे और हम लोग आरओ और एआरओ का जो 2023 का जो एग्ज़ाम होना था, जो होगा हमारा 11 फरवरी 2024 को। आरओ एआरओ के लिए जो जीएस पोर्शन होता है 140 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, तो जीएस पोर्शन के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अपनी लगा रहे हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज में अभी तक जो हमने इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट किया है 140 क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के प्लस रीजनिंग और मैथ के भी रहे हैं। और इसी जो प्रक्रिया को हम लोग आगे रखते हुए हम लोग ये जो दूसरा सब्जेक्ट जो था ज्योग्राफी का लेके टेस्ट सीरीज हम लोग अब ज्योग्राफी की लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग इस पार्ट में 51 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है। तो ये कौन से सागर की विशेषता है आपको बतानी है, तो ये है हमारे आर्कटिक महासागर की विशेषता। आप देखिए इसका इस तरफ एक्सप्लेनेशन है। आर्कटिक महासागर 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर जल क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 3% हिस्सा जो है वो कवर करता है। यह सभी महासागरों में सबसे छोटा और उथला महासागर है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो आपको बताना है सही नहीं है कौन सा, इसमें सही नहीं है। यह डक्कन ट्रैप में पाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने देखो अभी पिछले जो 50 क्वेश्चन कराए तो उसमें देखा था। आपको पता होगा काली मिट्टी हमेशा जो ज्वालामुखी का लावा होता है उसको लावा निकलने के बाद जो वो रह जाता है नीचे, वो जो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो काली मिट्टी में परिवर्तित होता है। और डक्कन ट्रैप हमारा क्या है, ज्वालामुखी के द्वारा बना ही ये पठार है। बी हमारा ऑप्शन है गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, तो ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। सी है इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये चीज़ गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, हमारा सी सही नहीं है। और 4 नंबर पे था, इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता पाई जाती है, हाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी क्षमता है इसमें। और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा होती है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए 52 नंबर, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जबकि फास्फोरिक जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और जबकि हमारा ऑप्शन क्या कह रहा था कि इसमें फास्फोरिक जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उसमें कहा जा रहा था कौन सा सही नहीं है, तो यही है कि फास्फोरस जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर, काला सागर निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है। काला सागर आपको बताना है किस महासागर से संबंधित है, तो ये हमारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है। आपको पता है ये जो यूरोप है ये, और ये हमारा अफ्रीका, ऐसे 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 ये भूमध्य सागर, ये जो पोर्शन आता है भूमध्य सागर का बीच का, ये हमारा यूरोप ऊपर का हो जाता है। और ये हमारा ये भूमध्य सागर, ये हमारा भूमध्य सागर है। यहीं से चलते हुए ये काला सागर यहाँ पड़ता है आपका। और ये यहाँ का जो ये पोर्शन है, ये वाला ये पूरा अटलांटिक सागर का पोर्शन होता है यहाँ पे। ये है हमारा अटलांटिक सागर का 80 का पोर्शन। तो ये जो काला सागर है ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये किसका पोर्शन हुआ आपका, अटलांटिक महासागर का ही ये हमारे पोर्शन है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए जो काला सागर मैंने अभी आपको बताया कि ये यूरोप है और ये आपका
नीचे से ये अफ्रीका का जो पोर्शन हो गया है ये, और ये भूमध्य सागर, ये काला सागर आपका। तो काला सागर जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। काला सागर दक्षिण पूर्वी यूरोप, ये देखिए ये यूरोप हो गया, पूरब हो गया यूरोप का, और ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण इधर से और ये पूर्वी इधर से, दक्षिण पूर्वी यूरोप। और अनातोलिया प्रायद्वीप, ये जो आपका टर्की का अनातोलिया प्रायद्वीप है के बीच एक अंतर्देशीय समुद्र है। बोस्पोरस जल डमरू मध्य काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ता है। काला सागर की सीमा से लगे, देखिए ये जो काला सागर है इसके दक्षिण में, एक सेकंड में आपको बताती हूँ, मैप नहीं है, जैसे मान लीजिए ये काला सागर है, यहाँ पे यूरोप हो गया आपका, ये अफ्रीका है, और ये बीच में भूमध्य सागर है आपका, जो कि यही अटलांटिक महासागर का ही पोर्शन आया हुआ। तो कहा जा रहा है काला सागर के जो दक्षिण में है यहाँ टर्की है आपका, पश्चिम में जो है वो आपका बुल्गारिया है, यहाँ पे ये बुल्गारिया है आपका, और रोमानिया है, साथ ही साथ बुल्गारिया और रोमानिया है। उसके अलावा आपका जो उत्तर में है यहाँ पे वो है आपका यूक्रेन है, यहाँ पे यूक्रेन जो रूस का पार्ट था पहले, रसिया का। और उत्तर पूर्व में जो यहाँ पे है वो है आपका रूस हो गया, यूक्रेन के ही साथ में लगता हुआ, ठीक है। इसके अलावा और पूर्व में आपका यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका जॉर्जिया है। ये इतने देश जो हैं वो काला सागर से सीमा बनाते हैं अपनी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के पास स्थित है? कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के पास स्थित है, आपको बताना होगा। तो ये हमारा जो स्थित है वो है नंदा देवी, आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख। नंदा देवी पर्वत धौलीगंगा नदी के पास स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। यह चोटी दक्षिण पूर्वी गढ़वाल हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। यह समुद्र तल से 7,817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसको वर्ष 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कामेट जो है, जो दूसरी चोटी के बारे में कहा था, कामेट, यह समुद्र तल से 7,756 मीटर की ऊंचाई के साथ उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हाथी पर्वत की बात करें तो हाथी पर्वत उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 6,727 मीटर है। नाउ वी लुक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः ओजोन छिद्र पाया जाता है? आपको बताना है कि इसमें से किसमें ओजोन छिद्र पाया जाता है। देखिए हमारे वायुमंडल में जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो परतें पाई जाना शुरू होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, ठीक है। ऐसे करके करते लेयर पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इस तरह से। ये बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये हमारा लिथोस्फीयर देखो क्रस्ट में, जब हम ऐसे पृथ्वी के अंदर चलते हैं तब होता है लिथोस्फीयर। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड नहीं है, जिसमें ओजोन छिद्र का कोई मतलब ही नहीं। बायोस्फीयर हमारा पर्यावरण में होता है। ये जो हमारा है ये परतें पाई जाती हैं जब हम ऊपर जाते हैं। जैसे ही हम अपने वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तब ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो पूछ रहा है कि ओजोन छिद्र किस में पाया जाता है। तो ओजोन छिद्र जो हमारा होता है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब ये परत पहली हुई आपकी, ये वाली, एक सेकंड, मान लिया आप ऐसे जा रहे हैं तो ये पहली परत हुई, ये हो गई आपकी ट्रोपोस्फीयर। ये जो समताप मंडल होता है यहाँ से, ये है आपका समताप मंडल।
यहाँ पे ही ओजोन छिद्र जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नहीं, पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। स्ट्रेटोस्फियर में आमतौर पर ओजोन छिद्र पाया जाता है। ओजोन छिद्र पहली बार 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, फ्लोरोकार्बन, HCFC और ग्रेमिनेटेड हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि जो हैं ये सब ओजोन को क्षति पहुंचाती हैं, ओजोन लेयर को। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका HCFC, ये CCl, ये सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो आपको बताना है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी कर्णाली नदी। एक सेकेंड, पेन में ले लो। कर्णाली नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? राक्षस ताल कहिए या राकस ताल भी कहते हैं इसको, की झील से निकलती, तो वो है सतलुज नदी आपकी। चलिए हम लोग अब एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। देखिए, कर्णाली नदी जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्णाली नदी तिब्बती पठार पर कैलाश पर्वत से निकलती है और भारत में गंगा नदी प्रणाली जो है हमारी, गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है। तिब्बत में कर्णाली नदी को मापथा खम्बाब कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोर के मुंह से निकलने वाली नदी। ठीक है, कर्णाली नदी नेपाल में हिमालय से होकर बहती है और भारत में ब्रह्मा घाट पर शारदा नदी में मिल जाती है, और शारदा नदी हमारे यहाँ पे प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा था उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। सतलज नदी के बारे में था कि कहाँ से निकलती है। तो देखिए, सतलज सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, उनमें से पांचों में से सबसे बड़ी जो है वो सतलज है। इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। सतलुज नदी लगभग 4570 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलानों से तिब्बती पठार में मानसरोवर और राकसताल की झीलों में लैंगोथेन खंबाब के रूप में निकलती है। सतलज नदी को शताद्रु के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 56,860 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, ये अगला प्रश्न, सियांग, तिराप और कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? आपको बताना है। तो ये कहाँ पाई, इनके नाम से ही देखिए ज्ञात हो रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट की हैं, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और साथ ही सबकी सब सियांग, तिराप और कामेंग, ये तीनों ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें। तो एक तरफ नदियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। कृष्णा की सहायक है भीमा, 4th नंबर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की है चंबल। तो इस तरह हमारा हुआ 4 3 2 1 4 3 4 3। एक सेकंड कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? यमुना की चंबल है, ठीक है, गोदावरी की इंद्रावती है, सही तो है ना?
हमारा ऑप्शन इसमें सी जाएगा, 4312। 4 कृष्णा का भीमा हो गया, और ब्रह्मपुत्र की तीस्ता हो गई, और गोदावरी ठीक तो है, 431। नहीं, गोदावरी में 1 नहीं हो सकता। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन गलत है। 432, यहाँ सी पे 2 हो जाएगा, फिर 1 ऐसे आएगा। देखिए 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उससे आपको पता। चलिए देखिए, ये कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल। कृष्णा जो है, देखिए कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली जो हमारा ये है, तो कृष्णा यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से। तो ये कहाँ, पश्चिम से इधर बह रही ना, पूर्व की ओर बहते हुए जा रही है। तो कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, और प्रायद्वीप ये जो हमारा यहाँ का ये जो नीचे का पोर्शन है, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है हमारी, जो महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। और अगर यहीं ब्रह्मपुत्र नदी का देखें, जो कि आपको पता है, ये जो सिक्किम ऐसे गया, ये ऐसे आके अरुणाचल प्रदेश हमारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से एंटर करती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे असम से, ठीक है। मानसरोवर झील के पास ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, कैलाश रेंज श्रेणी जो वहाँ से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियाँ जो हैं, जैसे दिबांग, लोहित, धनश्री, सुवर्णश्री, जिया और पागलदिया, मानस, तीस्ता, पिथुमारी और संकोश। और वही अगर देखें, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा, कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण प्रायद्वीपीय वहाँ की दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसको। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। यमुना यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निचले हिमालय की मसूरी रेंज में बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? तो कौन सी वर्षा है जो बादलों की गरज और बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? तो वो जो होती है हमारी संवहनी वर्षा जो होती है वो होती है हमारी ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? महानदी का डेल्टा उसके दक्षिण में स्थित, मतलब नीचे। कौन सी झील है वो है चिल्का झील, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 60 नंबर, जब जल वाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। और वायु को शीतल करने की विधि के अनुसार वर्षा जो होती है 3 प्रकार की होती है। रेन 3 टाइप, ठीक है। संवहनी वर्षा, जो संवहनी वर्षा है उसमें सतह के गर्म होने के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे संवहन धाराएं बनती हैं। ऊपर उठने के बाद हवा संघनित होकर क्यूम्यूलोनिम्बस बादल बनाती है, जिससे मूसलाधार बारिश होती है।
संवहनी वर्षा ज़्यादातर जो होता है वो महाद्वीप के आंतरिक भागों में अधिक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं अगर पर्वतीय वर्षा देखें तो पर्वतीय वर्षा जब जल वाष्प युक्त गर्म हवा किसी पर्वत या पहाड़ की ढलान से ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद जल वाष्प जो है वो संघनित हो जाता है, जिससे पर्वतीय वर्षा होती है। अगली थी चक्रवाती वर्षा। ये चक्रवातों के कारण होने वाली जो वर्षा होती है उसको चक्रवाती वर्षा या वाताग्र वर्षा कहते हैं। तो कहने का मतलब जो पहली जो संवहनीय वर्षा होती है वही है मेनली, कि जब बहुत तेज सूरज जैसे निकला हो और बहुत तेज हमारी जब जमीन गर्म होती है, धरती, तो बहुत गर्म होकर वहाँ से हवाएं फिर ऊपर उठती हैं। तो वो जो हवाएं ऊपर जो उठती हैं उनके ही द्वारा जो वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा कहलाती है। उसके द्वारा जो वो बनता है, वो बनती है ना, जब बादल बनते हैं तो जो बारिश होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों ने देखा था चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में महानदी के दक्षिण में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में यह 40 मील लंबी, 8 से 20 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 2 मीटर गहरी है। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लगून है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। कब? 1981 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? मतलब 82 साढ़े 82 डिग्री, 82.5 जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है, आपको बताना है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती? ये हमारे महाराष्ट्र से होके नहीं गुजरती है। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है नारायणी नदी से। भारत में गंडक कहते हैं, उसे ही नेपाल में नारायणी कहते हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन जो हमारा, कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों में कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, उसके नीचे आता है हमारा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे सीधे गुजरती है ना, ऐसे 82.5 जो है। अब देखिए जीएमटी का निर्धारण ग्रीनविच इंग्लैंड में वेधशाला द्वारा किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल जो IST का निर्धारण जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका निर्धारण नैनी इलाहाबाद से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा द्वारा किया जाता है। यह रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब है कि अगर भारत में शाम के 6 बजे हैं तो लंदन में दोपहर के 12:30 बजे होंगे। उत्तर कोरिया को छोड़कर विश्व के सभी देश ग्रीनविच मीन टाइम का पालन करते हैं। ये 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, 180 कहिए या 0, दोनों तरफ से वो एक हो जाता है जाके टाइमलाइन। आपने सुना होगा कि अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाता है। इस तरह का है ना, ये ग्लोब है। और जो ये ग्रीनविच टाइमलाइन यहाँ से गुजरती है, ये इधर 0 है तो इधर पीछे जो हमारा 180 है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा प्रश्न जो था कि गंडक गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है और इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। नेपाल में मैस्टेक से शुरू होकर यह भारत में पटना के पास हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो ठीक है, आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न थे। आज मैंने आपको 51 से लेके 63 तक करा दिया है। ठीक है, 64 नहीं है, लेकिन आप इसका ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हम क्वेश्चन बाद में देख देंगे, रहने दीजिए, हम लोग प्रश्न के साथ ही इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, थोड़े प्रश्न कराने में आसानी रहती है, क्योंकि होता क्या है, बड़े प्रश्न में बहुत जल्दबाजी रहती है और ठीक तरीके से समझाना भी नहीं हो पाता है। भले हम लोग 10-10, 15-15 प्रश्न करेंगे, थोड़ा 20-20, 30-30 मिनट का टाइम लेके छोटे छोटे वीडियो बना लेंगे, लेकिन प्रॉपर पढ़ें जो समझ में आए। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये पार्ट यहीं पे एंड होता है हमारा। ये ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है, जीएस का, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमारा चल रहा। तो इसके आगे का पार्ट हम फिर आगे लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ अगर फिर से वही चीज़ कहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर कुछ क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।